हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स रीड। आज हम डिस्कस करेंगे HP सेट जनरल पेपर 1 को, जिसमें कि यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आज हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अदर यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप आपके लिए वो वीडियोस भी हेल्पफुल रही होंगी और आज की वीडियो भी आपके लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी। और आप भी अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए वीडियो को पॉज करके इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, ताकि आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकें और अपनी प्रिपरेशन देख सकें कि आपको अपनी प्रिपरेशन में कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट है, इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि इस यूनिट में जो है कि जो इंडियन लॉजिक है या वेस्टर्न जो लॉजिक है, उसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा नई नई टर्म्स आती हैं जो कि बच्चों के लिए क्या होती है, इतनी ज़्यादा फैमिलियर नहीं होती। पर जब आप इस यूनिट को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे या एक बार भी रीडिंग दे दोगे तो आप समझ आओगे कि यूनिट क्या है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। बस आपको एक बार अच्छे से वो क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि ये यूनिट बहुत ज़्यादा टफ है, बिल्कुल इजी सी यूनिट है। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपके ये अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ ग्रुप ऑफ प्रेपोजिशंस वन प्रोपोजिशन इज क्लेम्ड टू फॉलो फ्रॉम द अदर्स, दैट ग्रुप ऑफ प्रेपोजिशन इज कॉल्ड एज। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है एन आर्ग्यूमेंट, सेकेंड ऑप्शन है अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, थर्ड ऑप्शन है एन एक्सप्लेनेशन, या फोर्थ ऑप्शन है एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जब आपके पास क्या होता है, एक प्रपोजिशन है, ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन, जिसमें कि एक प्रपोजिशन क्लेम टू फॉलो फ्रॉम द अदर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट हैव कॉमन कंक्लूजन। तो आपको बताना है कि वो क्या होता है जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट हैव कॉमन कंक्लूजन। फर्स्ट ऑप्शन है प्रपोजिशन, सेकंड ऑप्शन है आर्ग्यूमेंट, थर्ड ऑप्शन है कॉन्सेप्ट, या फोर्थ ऑप्शन है फैलिसी। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रपोजिशन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रपोजिशन हमारे पास होता क्या है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ड्स क्या हो जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पढ़े नहीं होते या समझे नहीं होते, तो उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टफ होंगे। ऐसे नहीं है। जो हमारे पास प्रेपोजिशन है वो होती है कोई भी सेंटेंस जो कि क्या बनाती है? स्टेटमेंट। ठीक है, क्या होता है ये? सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। ठीक है, मैं आपको ऐसे करके समझाती हूँ। और इसमें जो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। और वो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्वांटिफायर, सेकंड जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, थर्ड जो होता है वो होता है कोपुला, और जो फोर्थ होता है वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, इसमें क्या होगा आपके पास, जब भी आप प्रेपोजिशन पढ़ोगे, प्रेपोजिशन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप सोच रहे होंगे ये 4 पार्ट्स क्या क्या होते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि ऑपोजिशन ऑफ साइलोजिज्म के क्वेश्चन होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन टर्म्स को जब आप समझोगे तो वो क्वेश्चन क्या होंगे आपके लिए, ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। अब कोई भी स्टेटमेंट है जिसके कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। क्वान्टिफायर मतलब जिसमें कि कैसे वर्ड्स जुड़े होंगे? ऑल, नो या सम। ठीक है, सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में आप बात कर रहे होंगे या जिसके बारे में बात की जा रही होगी। कोपुला रिलेशन होता है बिटवीन सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन। और प्रेडिकेट क्या होता है? दैट अफर्म्स या डिनाइज द सब्जेक्ट, या जो तो कन्फर्म करेगा या उसको डिनाई करेगा, किसको? सब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से all birds are fish। ठीक है, all birds are fish। तो all क्या हो गया? क्वांटिफायर। all क्या हो गया हमारे पास? क्वांटिफायर। birds क्या हो गया? जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है? birds। और वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, birds क्या हो गए? सब्जेक्ट। आर को हम यहाँ यूज़ करेंगे एज अ कोपुला, और जो फिश है ये हो गया हमारे पास प्रेडिकेट। ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो ये होता है हमारे पास प्रोपोजिशन, और प्रोपोजिशन के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा।
आप वीडियो को फिर से भी चला के आप ये एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या हो सके और ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। लॉजिकल रीजनिंग से ये जो डिडक्टिव और इंडक्टिव वाले कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। डिडक्टिव प्रोसीड्स फ्रॉम, तो आपको बताना है डिडक्टिव कैसे प्रोसीड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, सेकेंड ऑप्शन है यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, थर्ड ऑप्शन है पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, या फोर्थ ऑप्शन है पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पर्टिकुलर यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। अब हम समझते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग होती क्या है हमारे पास, क्योंकि इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रह जाता है डिडक्टिव ऑफ इंडक्टिव में, और वो कहते हैं क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं। तो हम इसको एक बार आराम से समझेंगे। डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि पहले ही क्या करेंगे, रूल बना देंगे। ठीक है, पहले ही क्या करेंगे, रूल बना देंगे। उस रूल को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे कि वो रूल किन किन एग्जाम्पल्स में फिट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि हमने पहले ही रूल बना दिया कि जो एक डायग्राम होगा जिसमें कि 3 भुजाएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। ठीक है, हमने पहले ही बोल दिया कि जिस डायग्राम में 3 भुजाएं होंगी, 3 साइड्स होंगे, उसको बोलेंगे हम ट्रायंगल। फिर हम देखेंगे कि ट्रायंगल है कौन कौन से, फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे ट्रायंगल की कि हाँ ये वाला डायग्राम भी ट्रायंगल है, या इरेजर भी ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हम पहले ही रूल बना देंगे और फिर किसकी तरफ जाएंगे, हम एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, डिडक्टिव हमने बोला ना कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, तो उसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं, ये क्या होती है, टॉप डाउन अप्रोच भी होती है। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं हम, कैसे जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। अगर आपसे डिडक्टिव रीजनिंग में ये भी पूछा जा सकता है कि डिडक्टिव रीजनिंग कैसे प्रोसीड करती है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल। तो जनरल से क्या जाते हैं हम, स्पेसिफिक की तरफ, और क्या होती है, अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ जाते हैं और रूल से एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होगी उसमें हम पहले ही क्या करेंगे, या तो रूल बना देंगे या कोई जनरल स्टेटमेंट देंगे, और उससे हम क्या करेंगे, बाहर की ओर जाएंगे। बाहर की ओर जाने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे, या स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाएंगे, या किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। ठीक है, ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास वो है, इंडक्टिव रीजनिंग इज ग्राउंडेड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रिटी ऑफ नेचर, सेकेंड ऑप्शन है यूनिटी ऑफ नेचर, थर्ड ऑप्शन है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, या फोर्थ ऑप्शन है हार्मनी ऑफ नेचर। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। अब यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर कैसे हम समझेंगे, अब अभी हमने समझा डिडक्टिव रीजनिंग, अब हम समझेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। ठीक है, या हम जाते हैं एग्जाम्पल से रूल की तरफ। डिडक्टिव में हमने क्या किया था, पहले ही रूल बना दिया था, और फिर क्या किया था, फिर गए थे हम एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पे रूल था और रूल से कहाँ गए थे, एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, इंडक्टिव में हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल से सीखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर जाएंगे हम रूल की तरफ, एग्जाम्पल से रूल की तरफ। ये हो गया डिडक्टिव और ये हो गया इंडक्टिव। ठीक है, अब मैं आपको देती हूँ एग्जांपल्स की कैसे होगा ये। जैसे कि मेरे पास कोई पेट है। ठीक है, मेरा जो पेट है, मान के चलो मेरे पास पेट में क्या है, कुत्ता है मेरे पास। ठीक है, एक डॉग है, वो क्या करता है, भौंकता है। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा कुत्ता है वो भौंकता है। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड का कुत्ता देखा जो भी क्या है, भौंकता है। फिर मैंने किसी और के पास कुत्ता देखा, वो भी भौंकता है। तो हमने क्या देखा, एग्जाम्पल्स देखा हमने कि सारे जो कुत्ते हैं वो क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो वो हमने क्या किया, एग्जाम्पल से हम किसकी तरफ गए, जनरलाइजेशन की तरफ। अगर हम ट्रायंगल का एग्जाम्पल लेंगे तो हमने क्या किया, हमने देखा कि एक शेप ऐसी भी होती है जिसमें कि 3 साइड्स ही होती हैं। ठीक है, हमने एक इरेज़र देख लिया, या हमने कोई बॉक्स देख लिया, या हमने कोई ऐसी बॉटल देख ली। ठीक है, या हमने कोई पेपर कटिंग देख ली ट्रायंगल की। तो जब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल देखे, एग्जाम्पल से हम किसकी तरफ आए, रूल की तरफ। तो वो क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से रूल की तरफ आते हैं, या स्पेसिफिक चीज़ों से जनरल कंक्लूजन की तरफ आते हैं,
और इसको बोलते हैं हम बॉटम अप अप्रोच, या कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर आते हैं, या नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। तो ये क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजन को एक दूसरे का अपोजिट समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इंडक्टिव और जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो एक बस दो अलग अलग रास्ते होते हैं किसी भी रिजल्ट की तरफ बढ़ने के, ना कि वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो मेन टर्म है कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर होता है या जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है, या बॉटम अप्रोच है या टॉप डाउन अप्रोच है, ये आपको पता होने चाहिए बिल्कुल एक्यूरेटली इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो आपको एक आर्ग्यूमेंट का करेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ ईदर वैलिड और इनवैलिड। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ नीदर वैलिड और इनवैलिड। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स, या फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ नीदर ट्रू और फॉल्स। तो जो एक आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हमेशा हमारे पास क्या होता है, दो तरह का होता है, या तो वैलिड या क्या होगा, इनवैलिड। ठीक है, दो तरीके से होगा। तो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इधर इट इज़ इधर वैलिड और इनवैलिड। ये आपको करेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है आर्ग्यूमेंट की, ये आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर द प्रीमाइसेस ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट टू बी ट्रू एंड इट्स कंक्लूजन टू बी फॉल्स, दैट आर्ग्यूमेंट इज। इसमें क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या था हमारे पास, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट या डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, उसमें हमने बोला था कि हम पहले ही क्या कर देते हैं, एक रूल को बना देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। तो अगर हमारे को पता है कि हमारा रूल क्या है, सही है, ठीक है, सही है, और एग्जाम्पल क्या हम दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल कैसा होगा, वो हमारे को पता है कि जब रूल हमारा सही है और ये हम एग्जाम्पल गलत दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनवैलिड। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का। मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि एक जो हमारे पास है प्रीमाइज, फिर है कंक्लूजन, और फिर हमने देखना है कि इसमें आपने बोला है कि आर्ग्यूमेंट टू बी ट्रू, हमारे पास जो प्रीमाइसिस है वो क्या है, ट्रू। ठीक है, और कंक्लूजन के साथ दिया है फॉल्स। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग की जो भी प्रीमाइसिस ट्रू होती है उसका कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, ट्रू ही होता है। ठीक है, जब प्रीमाइसिस ट्रू होगी तो उसका कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा, तब क्या होगा, वो वैलिड। और अगर प्रीमाइसिस ट्रू है और उसका कंक्लूजन फॉल्स है, वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। और अगर प्रीमाइसिस फॉल्स है और कंक्लूजन भी फॉल्स है, तब भी क्या होगा, वो वैलिड। क्योंकि प्रीमाइसिस तो फॉल्स ही है, तो कंक्लूजन भी क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा, तो वो भी क्या होगा, एक वैलिड होगा, क्योंकि वो सही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड इफ़। अभी मैंने आपको बताया कि एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड कैसे होगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रीमाइसिस आर फॉल्स एंड कंक्लूजन इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन है प्रीमाइसिस आर फॉल्स एंड कंक्लूजन इज ऑल्सो फेक। थर्ड ऑप्शन है प्रीमाइसिस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज फेक। और फोर्थ ऑप्शन है प्रीमाइसिस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज ट्रू। तो मैंने आपको बताया कि डिडक्टिव रीजनिंग में हमेशा प्रीमाइसिस क्या होती है, ट्रू होती है, और उसका कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, प्रीमाइसिस भी क्या होनी चाहिए, ट्रू, और कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, ट्रू, तभी क्या होगी, वो वैलिड। ठीक है, प्रीमाइसिस ही फॉल्स होगी तो कंक्लूजन ट्रू होगा, ये भी गलत होगा। प्रीमाइसिस आर फॉल्स एंड कंक्लूजन इज फेक, ये भी गलत होगा। प्रीमाइसिस आर ट्रू और कंक्लूजन इज फेक, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 4, ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। If it rains, then the drought will end. The drought has ended, therefore it rained. What kind of fallacy does this commit? फर्स्ट ऑप्शन है डिडक्टिव फैलेसी, सेकेंड ऑप्शन है इंडक्टिव फैलेसी, थर्ड ऑप्शन है एबडक्टिव फैलेसी, या फोर्थ ऑप्शन है इनफॉर्मल फैलेसी। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिडक्टिव फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अफर्मेटिव और नेगेटिव इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन बताने की अफर्मेटिव और नेगेटिव किस बेसिस पर होता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव,
ठीक है। और नेगेटिव का मतलब तो नेगेटिव ही हुआ, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आपको बताना है ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होती है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वांटिटी, सेकंड ऑप्शन है क्वालिटी, थर्ड ऑप्शन है वैलिडिटी, या फोर्थ ऑप्शन है ट्रूथ। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वालिटी। क्योंकि कोई भी प्रेपोजिशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है यूनिवर्सल और पर्टिकुलर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ। अब आपको बताना है कि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन है वो किस बेसिस पे है। यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल, ठीक है। पर्टिकुलर का मतलब होता है सम, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब कि सभी के सभी, ऑल या तो नो मतलब या तो सभी या तो फिर कोई भी नहीं, ठीक है। और सम तो आपको पता होगा कि पर्टिकुलर क्या हुआ, सम। तो ये क्या है, क्वांटिटीज़ है, ठीक है। क्या है ये, क्वांटिटीज़। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसमें है क्वांटिटी, तो ऑप्शन नंबर जो 10th का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्वांटिटी। अब हम समझते हैं कि ये अफर्मेटिव या नेगेटिव या यूनिवर्सल और पर्टिकुलर होती क्या चीज़ है, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई जैसे स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि हमने पढ़ा था प्रेपोजिशंस में, जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती है उसके क्या होते हैं, ठीक है, उनको डिवाइड करते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी के बेसिस पे। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला है कि ऑल SRP, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है ऑल SRP। जब हम इसमें ऑल की बात करेंगे तो ऑल का मतलब क्या है, सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी। तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। उसकी क्वांटिटी कैसी होगी, यूनिवर्सल, ठीक है। और क्योंकि इसमें कोई भी नो या नॉट का यूज़ नहीं हुआ तो क्या है, ये पॉजिटिव चीज़ है, तो क्वालिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। जैसे हमने बोला था ना कि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे क्या दिया है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल, ये और पर्टिकुलर पर्टिकुलर, तो ये क्या है, क्वांटिटी। और क्वालिटी में पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्वालिटी क्या होती है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। तो यहाँ हम बात कर रहे थे जब यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा तो उसको हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल मतलब ऑल, पॉजिटिव मतलब कि जिसमें नॉट का यूज़ नहीं हुआ होगा। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या होता है, ए, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए से। फिर हमारे पास आता है स्टेटमेंट नो SRP, ठीक है, स्टेटमेंट है नो SRP। नो का मतलब नो, ऑल या नो का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल, या तो कोई भी नहीं, मतलब यूनिवर्सल में कोई भी नहीं तो होगा तो वो यूनिवर्सल ही ना। तो यूनिवर्सल, और इसमें नो का यूज़ हुआ तो नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव का हम किसे डिनोट करते हैं, ई से, ठीक है। सम SRP, सम का मतलब क्या है, पर्टिकुलर, ठीक है। और इसमें किसी भी नॉट का यूज़ नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, आई से। और सम SR0P, तो सम में हमने जोड़ा था पर्टिकुलर, और इसमें नॉट का यूज़ हुआ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और पर्टिकुलर नेगेटिव का हम डिनोट करते हैं ओ से। और इसका सीक्वेंस आप वॉवल से भी याद रख सकते हो, AEIO, यू को आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। AEIO, पहले यूनिवर्सल यूनिवर्सल, और ये होते हैं पर्टिकुलर, ये होते हैं पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, सॉरी ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये भी है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे आप स्टेटमेंट के क्वेश्चन करो या फिर आपसे यूनिवर्सल या पर्टिकुलर से क्वेश्चन पूछे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इसी से रिलेटेड है। द प्रेपोजिशन ऑल मैन आर मोर्टल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि ऑल मैन आर मोर्टल किसका एग्जाम्पल है। अभी हमने पढ़ा कि ऑल में क्या होता है, यूनिवर्सल, ठीक है। तो या तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा या तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ठीक है। अब इसमें हमारे को पता है कि एग्री हो रहा है, ऑल मैन आर मॉर्टल में नॉट का यूज़ कहीं भी नहीं हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, ये राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, नो मैन आर परफेक्ट, ठीक है। ये आपको बताना है कि ये किस प्रेपोजिशन का एग्जाम्पल है। नो को भी हम किस में कंसीडर करते हैं, यूनिवर्सल में, ठीक है। और नो मैन आर परफेक्ट, जब हमने नो का यूज़ कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये कौन से ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यूनिवर्सल नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। जब हम इंडियन लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो उसमें हम लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ इंडियन लॉजिकल रीजनिंग को भी पढ़ते हैं, जिसमें कि सारे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी आते हैं, जैसे कि न्याय स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, सांख्या, चारवाका, मीमांसा, ठीक है, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, ये भी उसमें आता है। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, थोड़े थोड़े मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि ये स्कूल में बोला क्या गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में स्टेटमेंट दिया है, इन्फ्रेंस इज कंसिडर्ड टू बी द मेयर लीप इनटू द डार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स कंसिडर्ड द अबव स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि किसने इन्फ्रेंस को मेयर लीप इनटू द डार्क बोला था। फर्स्ट ऑप्शन है न्याय स्कूल, सेकंड ऑप्शन है मीमांसा स्कूल, थर्ड ऑप्शन है चारवाका स्कूल, या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चारवाका स्कूल। चारवाका स्कूल क्या था, जो चारवाका जो स्कूल था जो कि जिसके फाउंडर कौन थे, ऋषि बृहस्पति, ठीक है। ये किस पे, इनका मानना क्या था कि ये जो दुनिया की चीज़ें हैं यही सब कुछ है, आपके लिए कोई मैटर नहीं करना चाहिए सिवाय आपकी खुशी के और सिवाय आपकी मतलब जो ये मटेरियल थिंग्स है, इसी के बारे में चारवाका स्कूल ने क्या किया था, बात की थी। और इन्होंने क्या बोला था कि इन्फ्रेंस जो है, इन्फ्रेंस मतलब अनुमान जो है वो क्या है, उसको इन्होंने इनवैलिड बताया था और एक ही चीज़ को वैलिड फॉर्म बताया था किसी भी ट्रूथ को, नॉलेज को गेन करने के लिए। सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज इन्होंने किसको बताया था, वैलिड नॉलेज इन्होंने सिर्फ एक ही को बताया था जो कि है प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष को इन्होंने बोला था कि ये सिर्फ एक ही रास्ता है किसी भी वैलिड नॉलेज को जानने का, ठीक है। अब इसमें हम अदर स्कूल्स का भी पढ़ेंगे क्योंकि वो भी आपको पता होना चाहिए। जो न्याया स्कूल है, न्याया स्कूल ने हमारे पास 4 टाइप ऑफ वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज बताई है, जो कि कौन कौन सी है, परसेप्शन, ठीक है, इन्फ्रेंस, टेस्टिमनी और कंपैरिजन। ये किसने वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज बताए थे, न्याया ने, ठीक है। जो फिर आते हैं सांख्या, सांख्या प्लस योगा, इन्होंने 3 को बताया था, परसेप्शन, इन्फ्रेंस और टेस्टिमनी को। ये किसने बताया था, चारों को सपोर्ट किया था न्याया ने और 3 को सपोर्ट किया था, 3 को सपोर्ट किया था किसने, सांख्या और योगा ने। और मीमांसा स्कूल ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था ऑल मेथड्स एक्सेप्टेड। इन्होंने बोलता कि कोई भी मेथड हो उससे क्या हो जाती है, हमारे को किसी भी मेथड से वैलिड सोर्स ऑफ वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज हमारे को क्या होती है, मिलती है। तो ये जो मेन स्कूल है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको मैच करना है पक्ष, साध्य और लिंगा को। पक्ष को हम बोलते हैं माइनर टर्म, ठीक है, पक्ष को हम क्या बोलते हैं, माइनर टर्म। साध्य को हम बोलते हैं मेजर टर्म, साध्य को क्या बोलते हैं, मेजर टर्म। और लिंगा को हम बोलते हैं मिडल टर्म। लिंगा की जगह हम क्या बोलते हैं, हेतु को भी क्या बोला जाता है, मिडल टर्म। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ए का थर्ड, बी का सेकंड एंड सी का फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का। इस चैप्टर में जितनी भी टर्म्स हैं जैसे कि पक्ष, साध्य, लिंगा या प्रमा, अप्रमा, लौकिक, अलौकिक, इस तरह की टर्म्स क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और हो सकता है कि इस बार भी आपसे इस तरह की टर्म से क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। उपमाना इज बेसिकली, तो आपको बताना है उपमाना क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुमाना, सेकंड ऑप्शन है टेस्टिमनी, थर्ड ऑप्शन है कंपैरिजन या फोर्थ ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो उपमाना क्या होता है हमारे पास, उपमाना होती है, उपमाना हिंदी का वर्ड है, उपमाना को हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंपैरिजन, ठीक है। उपमाना शब्द तो आपको जब आप सिलेबस देखोगे उसमें ही दिया है कि उपमाना लिखा है और ब्रैकेट में आपके पास कंपैरिजन लिखा है कि इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस तरीके के मैं आपको अलग टर्म्स बताती हूँ, जैसे कि अनुमान।
फर्स्ट ऑप्शन है जैसे कि अनुमान, अनुमान को हम बोलते हैं इन्फ्रेंस, ठीक है, अनुमान को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस। टेस्टिमनी मतलब वर्बल टेस्टिमनी, ठीक है, वर्बल टेस्टिमनी को हम क्या बोलते हैं, शब्द, ठीक है। अब जैसे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द है, इसको क्या बोलते हैं हम, परसेप्शन, ठीक है। जैसे ऐसे बहुत सारे और टर्म्स हैं, जैसे अर्थपति होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिजम्पशन। तो ये टर्म्स भी क्या होने चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में मैंशनड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज स्टेटमेंट ऑफ रीज़न। तो आपको बताने की स्टेटमेंट ऑफ रीज़न को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हेतु, सेकेंड ऑप्शन है प्रतिजना, थर्ड ऑप्शन है उपनाया, उपनयना, या फोर्थ ऑप्शन है निगमाना। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेतु। हेतु को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रीज़न, ठीक है। ये जो हेतु है या प्रतिजना है, ये जो टर्म्स हैं ये क्या है, ये है इंडियन जो सिलॉगिज्म है, सिलॉगिज्म जो है इंडियन सिलॉगिज्म, जिसमें कि न्याया सिलॉगिज्म ने दिया है, उसमें उन्होंने क्या किया है, 5 ways टू फाइंड अ ट्रूथ। आप किसी भी नॉलेज को, किसी भी वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज को किस तरीके से, किन प्रोसेसेस को फॉलो करके उसको फाइंड आउट करोगे, वो बताया है इसमें, ठीक है। इसके कितने हैं, 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कि हैं, पहला है हमारे पास प्रतिजना। प्रतिजना क्या होती है, प्रेपोजिशन, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल, ये है इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। प्रतिजना में हमने क्या करना है, प्रेपोजिशन बनानी है, ठीक है। प्रेपोजिशन में क्या करेंगे हम, द, हमने बोला कि द हिल हैज़ फायर, एक हिल में क्या है, फायर है। अब हम उसका क्या करेंगे, रीज़न देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रीज़न देंगे। और रीज़न को क्या बोलते हैं, सेकंड क्या है हमारे पास, हेतु, ठीक है। हेतु में क्या करते हैं हम, रीज़न देंगे। हिल में फायर क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ स्मोक, ठीक है, क्या है, बिकॉज इट हैज़ स्मोक। फिर आता है उदाहरण, फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल दे के इस चीज़ को क्या करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उदाहरण के साथ, थर्ड क्या है, उदाहरण, उदाहरण के साथ हम क्या करेंगे, इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हिल हैज़ फायर बिकॉज इट हैज़ स्मोक, वट एवर हैज़ स्मोक हैज़ फायर, कि जिस भी चीज़ में स्मोक होती है तो उसमें क्या होगी, आग होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उपनयना, उपनय में हम करते हैं एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब द हिल हैज़ सो, क्योंकि हिल में भी क्या है, स्मोक है, तो उसमें क्या हम कंसीडर कर रहे हैं, फायर है। अब जब हमने रीज़न भी दे दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया और अप्लाई भी कर लिया, तो हम क्या करेंगे लास्ट में, निगमाना, जिसको बोलते हैं हम कंक्लूजन, जिसमें कि हमने कंक्लूड किया देयरफॉर द हिल हैज़ फायर, ठीक है। ये जो 5 स्टेप्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, और इनके जो मेन प्रिंसिपल है या इनके जो मेन फीचर है कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे प्रतिजना का मतलब होता है प्रेपोजिशन, हेतु का मतलब होता है रीज़न, उदाहरण का मतलब होता है एग्जाम्पल, उपनयन का मतलब होता है एप्लीकेशन, और निगमाना का मतलब होता है कंक्लूजन। ये आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, द स्टेटमेंट नो बर्ड्स आर मैमल्स इज गिवन टू बी ट्रू, वट वुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड फ्रॉम इट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था प्रेपोजिशंस में कि ऑल बर्ड्स आर मैमल या नो बर्ड आर मैमल। तो अब इसमें क्या होता है, ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इसको बोला जाता है। हम इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ाती हूँ ताकि ये क्वेश्चन क्या कर सको, आप इजीली सॉल्व कर सको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ऑल ये है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो ए से डिनोट किया है। नो मैन आर ऑनेस्ट, ये है यूनिवर्सल नेगेटिव, तो ई से डिनोट किया है। सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, तो ये है पर्टिकुलर नेगेटिव, तो ओ, और सम मैन आर ऑनेस्ट इसमें हमने पढ़ा था ये है पर्टिकुलर पॉजिटिव, ठीक है। ए ई आई ओ, तो ये आपको स्टेटमेंट्स कैसे करके याद रखनी है, यहाँ से याद रखनी है कि ए में क्या था, ई में क्या था, आई में क्या था, ओ में क्या था। अब हमारे पास वहाँ दिया था कि नो बर्ड्स आर मैमल्स, ठीक है, तो वो क्या दिया है हमारे पास, क्वेश्चंस को देखेंगे, नो बर्ड आर मैमल्स इज गिवन टू बी ट्रू, क्या दिया है वो, ट्रू। ये नो मैन आर ऑनेस्ट, वहाँ दिया है नो बर्ड्स आर मैमल, वो क्या दिया है, ट्रू। जब ई ट्रू होगा तो ए फॉल्स होगा और आई फॉल्स होगा और वो क्या होगा, ट्रू होगा। और जब इसका अपोजिट होगा कि जब ई फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, आई टू भी ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा। बस
आपको साइमल्टेनियसली याद रखना है कि जब एक ट्रू होगा तो नेक्स्ट फॉल्स होगा, उसका नेक्स्ट ट्रू होगा और उसका नेक्स्ट उसका अपोजिट, मतलब समझ रहे हो। ये आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर निकालना है। जैसे कि अब हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे AEIO, ठीक है। ई क्या दिया है हमारे पास, ट्रू दिया है। जब ये ट्रू दिया है तो ये होगा फॉल्स, ये भी होगा फॉल्स, और ये क्या होगा, वो क्या होगा, ट्रू। अब दिया है ऑल बर्ड्स आर मैमल्स, ऑल बर्ड आर मैमल क्या है, ए, और ए क्या दिया है, फॉल्स, तो ये क्या है, सही, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जब ई ट्रू होगा तो ए तो फॉल्स होगा, ए हमारे पास दिया है फॉल्स, तो ये हो जाएगा सही। सम बर्ड्स आर मैमल्स, ठीक है। सम बर्ड्स वाला किस में आता है, सम बर्ड्स आर मैमल, ये होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव को हम डिनोट करते हैं आई से, और आई भी क्या दिया है, फॉल्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, ठीक है, ये है ओ, ये क्या है ओ, और ओ क्या दिया है, ट्रू दिया है। तो सम बर्ड्स आर नॉट मैमल इज़ फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स इज़ ट्रू, ये हो जाएगा सही। तो हम क्या क्या इमीडिएटली इन्फर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, सही स्टेटमेंट्स है। तो ये कौन से ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में, ए बी डी ओनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन को फिर से देखिए एक बार, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, प्रीवियस ईयर में भी पहले पूछे गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। बस आपको एक स्टेटमेंट याद रखनी है कि जब ए ट्रू होगा तो नेक्स्ट फॉल्स होगा, उससे नेक्स्ट ट्रू होगा, और उससे नेक्स्ट फॉल्स होगा। साइमल्टेनियसली आप याद रखना कि ए गलत तो दूसरा सही, दूसरा सही तो तीसरा मतलब गलत, ऐसे करके। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अ वाइज सेज हैज़ सेड, ठीक है। ये हमारे पास फैलिसीज का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको स्टेटमेंट दी होगी और आपको बताना है कि वो फैलिसी किस तरीके की है। यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, द हंगर फॉर नॉलेज इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव देन द हंगर फॉर फूड, देयरफॉर वन शुड स्टिक टू द फूड। विच फैलिसी इज कमिटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो आपको बताने की कौन सी फैलिसी इस स्टेटमेंट में हमारे पास दी गई है। द हंगर फॉर द नॉलेज इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव देन द हंगर फॉर फूड, ठीक है। देयरफॉर वन शुड स्टिक टू द फूड, तो ये क्या है, इरेलीवेंट कंक्लूजन है, क्योंकि देयरफॉर वन शुड स्टिक टू द, यहाँ पे क्या आना था, नॉलेज, ठीक है। आइडियली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, नॉलेज आना चाहिए था, पर क्या लिखा है यहाँ पे, फूड। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बेगिंग द क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन है फॉल्स टेलिमा, थर्ड ऑप्शन है इरेलीवेंट कंक्लूजन, या फोर्थ ऑप्शन है अपील टू इमोशन। तो इसमें हमारे को पता चल रहा है कि इसका जो कंक्लूजन है देयरफॉर के बाद वन शुड स्टिक टू द फूड, ये क्या हमारे पास गलत दिया है। तो ये कौन सी फैलिसी है, इरेलीवेंट कंक्लूजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। We should value the moon more than the sun because moon shines when it's dark, whereas sun shines when there is light anyway. The policy of first option है appeal to emotion, second option है fallacy of false cause, third option है false dilemma, या फोर्थ ऑप्शन है इक्विवोकेशन। तो इसमें हमारे को बोला गया कि हमारे को वैल्यू करना है मून को ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सन, क्योंकि मून तब शाइन करता है जब अंधेरा होता है, और सन तब शाइन करता है जब लाइट ही होती है, जो कि एक फॉल्स कॉज है। क्योंकि मून शाइन इसलिए करता है क्योंकि उसको सन से लाइट मिलती है, और सन जब शाइन करता है तो वो सन के शाइन होने से लाइट आती है। ये क्या है कि गलत कॉज की वजह से हम, मतलब सुनने को तो हमारे को ठीक लग रहा है कि हाँ भाई मून तो तभी शाइन करेगा जब डार्क होता है, क्योंकि सच में मून तभी शाइन करता है जब डार्क होता है, और सन हमारे को दिन में दिखाई देता है। पर इसका कॉज जो है वो क्या है, फॉल्स कॉज है। तो ये क्या होगा, फैलिसी ऑफ फॉल्स कॉज। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नया स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो आपको नया स्कूल ऑफ फिलोसफी का फाउंडर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पतंजलि, सेकेंड ऑप्शन है गौतमा, थर्ड ऑप्शन है कपिल, फोर्थ ऑप्शन है विवेकानंदा। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड गौतमा। ये जो गौतमा है ये वो वाले गौतमा नहीं है जो कि बुद्धिज़्म वाले गौतमा है। बुद्धिज़्म वाले गौतमा अलग हैं और ये गौतमा हमारे पास अलग है,
ठीक है। तो ये न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी के साथ साथ आपको चार्वाका, मीमांसा, सांख्या और योगा फिलोसफी की क्या करना है, उनके भी आपको फाउंडर्स याद करने हैं। पतंजलि किसके फाउंडर हैं? योगा के। कपिल किसके फाउंडर हैं? सांख्या के। ठीक है। चार्वाका का मैंने आपको बताया, ऋषि बृहस्पति उसके फाउंडर है। इस तरीके से आपको जो ये मेन स्कूल ऑफ फिलोसफी है ये आपको पता होने चाहिए। तो ये थे लॉजिकल रीजनिंग के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ ही समझाने की कोशिश की है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इससे पहले भी जितनी भी मैं वीडियोस करवा चुकी हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि उसमें भी मैंने अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपको चीज़ें पढ़ाई हैं। तो उन वीडियोस को भी आप एक बार देखें और अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करें कि आपकी प्रिपरेशंस में आपको कितना ज़्यादा और एडअप करना है या आपको कितना ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।